अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा जो रिवीजन के तौर पे होंगी, क्योंकि इससे पहले डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपने वेक्टर्स के बारे में तफसील से पढ़ा है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक हम उनको स्केलर्स कहते हैं, या ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है किसी भी सूटेबल यूनिट के साथ, और उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह टाइम है, मास है या स्पीड है, इसमें हमें डायरेक्शन का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलर्स। उसके मुकाबले में वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी है, फोर्स है या एक्सेलरेशन वगैरह है, उसमें हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है या किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करके वेलोसिटी जनरेट कर रही है। ठीक है, मैथमेटिकली ये है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो किसी भी प्लेन में या स्पेस में हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका जो लेंथ है या जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो। ठीक है, मैं आपके सामने एक ये फिगर रखता हूँ। इस फिगर में हमारे पास देखने में बज़ाहिर हमारे पास ये 5 वेक्टर्स हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों वेक्टर्स असल में सेम वेक्टर हैं और वो हमारे पास है v इक्वल्स टू 1 2। असल में हो ये रहा है कि जहाँ से भी ये वेक्टर स्टार्ट होता है ये एक स्टेप राइट पे जाता है और 2 स्टेप ये ऊपर जाता है। इसी तरह ये वेक्टर भी यहाँ से 1 स्टेप राइट 2 स्टेप अप, फिर इसी तरह ये भी यहाँ से 1 स्टेप राइट 2 स्टेप अप, यहाँ से भी 1 स्टेप राइट 2 स्टेप अप। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन है एक ही वेक्टर की जो हमारे पास है 1, 2 वेक्टर, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वेक्टर को डिनोट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये पांचों के पांचों जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास एक ही वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन सब की डायरेक्शन सेम है और बाद में जब आप मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे तो आप इनको रिकैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सारे वेक्टर्स हमारे पास सेम वेक्टर हैं। अब इसके बाद जो है हम एक जो है नोटेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर की। इससे पहले आपने देखा कि ये जो पांचों वेक्टर्स थे उनके स्टार्ट और एंड डिफरेंट था, तो लेकिन उसके बावजूद वो पांचों वेक्टर सेम थे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी वेक्टर, सपोज हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं a1 और a2। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ किसी भी जो प्लेन है हमारे पास, तो उसमें उसका स्टार्ट में कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ x y, तो जो उसका एंड होगा या उसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा कि हम जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है a1 वो x में ऐड कर देंगे और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है a2 वो जो है y में ऐड कर देंगे, तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा ab, और ab जो होगी वो रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, इस वेक्टर v की। मिसाल के तौर पे जो वेक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए थे उनमें अगर आप ये देखें, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 0 0 से, तो 0 0 में अगर मैं ऐड करूँ 1 2 तो 0 + 1 1 हो जाएगा और 0 + 2 2 हो जाएगा। तो जो नया वेक्टर जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो मेरे पास 1 2 ही बनेगा। ये देखें 0 0 से मैं किधर गया हूँ, 1 2 पे गया हूँ। इसी तरह अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास 2 0 है। ठीक है, अगर मैं a ले लेता हूँ 2 0, ठीक है, और b अपने पास जो है वो निकालना चाहता हूँ, तो अब वो क्या होगा, x 2 + a1 1, ठीक है, और y + a2 2। तो ये जो b मेरे पास बनेगा ये b पॉइंट होगा, ये b पॉइंट मेरे पास बन जाएगा 3 और 2। और आप देख लें कि यहाँ ये जो ये स्टार्ट हुआ था इसका जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट बनता है वो यहाँ से अगर गिने तो ये 1 2 3
और 1 2 के ऊपर आता है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ग्राफ स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये दाएं बाएं, लेकिन ये 3 2 पर है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो अगर डिफरेंट भी ले लें तो वो सेम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें फिर हमारे सामने एक और टर्म सामने आती है जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्ट हमेशा किससे होता है, ऑरिजिन से होता है। तो उस केस में ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये वेक्टर है a1 a2 a3, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हर सूरत क्या होगा, 0 0 0, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो a1 a2 a3 का जो भी पॉइंट बनता है उससे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान किस तरह से वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड अ वेक्टर जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, ए ये है, बी ये है, हम वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं ए बी, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ए बी वैक्टर होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए, लेकिन यानी फाइनल जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो फर्स्ट पॉइंट है उसका इनिशियल वेक्टर। तो अब मैं अगर इन पॉइंट्स को उनके इनिशियल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दूं तो सिंपली ये पॉइंट्स की जो नोटेशन है ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो ओ बी हो जाएगा वो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा, ये पॉइंट की फॉर्म में था, यहाँ ये वेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा। और इस वेक्टर में से हम ओ ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ए बी आएगा, तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं कि कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड। तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये इन सब पे एरोस डाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग p1 3 4 है एंड p2 5 1 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ज्वाइनिंग से एक वेक्टर बनाना चाहूँ p1 p2, तो ये किसकी इक्वल होगा, op2 माइनस op1, यानी 5 1 माइनस 3 4। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 1 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1 बाय 1 जितने भी हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वेक्टर्स के ऊपर वो डिस्कस करता जाऊंगा जल्दी, ताकि वीडियो की लेंथ भी शॉर्ट रहे और सारी चीज़ें भी तकरीबन कवर हो जाएं, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। अब हमारे पास पहली जो एग्जांपल थी वो 2D में थी, अब ये 3D में है कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है 2 7 0 और 1 3 5। इनके दरमियान उसी तरह से इसको हम इसको P1 कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं। तो जो हमारे पास P1 P2 वेक्टर बनेगा वो उसी तरह से OP2 माइनस OP1 बनेगा। अब यहाँ X Y और साथ एक कंपोनेंट Z भी आ गया, लेकिन होगा उसी तरह से कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स माइनस होते जाएंगे और फाइनली हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा जो ज्वाइनिंग वेक्टर है P1 और P2 का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स के बारे में वो है मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। कि किसी भी वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो उसके लिए सपोज अगर हमारे पास एक वेक्टर है 3 डायमेंशन में x y z, तो जो उसका ये मैग्नीट्यूड है ये दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों तरफ। इसको नॉर्म भी कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जस्ट उसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉर्म है वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जांपल है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अगर इस वेक्टर की मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड कंपोनेंट। तो नॉर्म ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 134 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद जब हम मैग्नीट्यूड को समझ लेंगे तो हमारे सामने एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो 1 आता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी अगर कोई वेक्टर u है उसका आप नॉर्म निकालें और वो 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है।
उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ज़ीरो वेक्टर की। ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके सारे कंपोनेंट्स हमारे पास ज़ीरो होते हैं और उसको हम यहाँ ज़ीरो के ऊपर एक एरो डाल के उससे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो है कि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर हम 2D को देखें तो 2D में हमारे पास दो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर होते हैं। एक होता है आई जो हमारे पास 1 0 के इक्वल होता है और एक जे जो हमारे पास 0 1 के इक्वल होता है। और 3D में यही हमारे पास आई जो है ये 1 0 0 के इक्वल हो जाता है, जे जो होता है ये 0 1 0 के इक्वल होता है और के जो होता है वो 0 0 1 के इक्वल होता है। और ये सारे के सारे हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। आप इनके मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं कि ये सारे 1 आएंगे, ठीक है। अब इसको क्यों हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। असल में आप कोई भी वेक्टर उठाएं 3D में तो उसको हम इन वेक्टर के जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जो है वेक्टर है 1 3 4, तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स आई प्लस 3 टाइम्स जे प्लस 4 टाइम्स के, ठीक है। आप देखें कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करके वापस ऐड करेंगे तो आपके पास वही वापस जो है वेक्टर बन जाएगा 1 3 4। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से 1i प्लस 3j प्लस 4k। तो हम हर जो वेक्टर है जिस तरह ये 1 3 4 था तो उसको i j की टर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम जो i j k है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो नोट करें कि जो लाजमी नहीं है कि वेक्टर हमारे पास 2D और 3D हो। वेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास n डायमेंशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक n डायमेंशनल वेक्टर को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, उसके अगर n कंपोनेंट्स हों v1 v2 v3 अप टू vn, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे n डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। अब मैं जो बेसिक वेक्टर अरिथमेटिक्स हैं उनको ज़रा जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एडिशन है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक a और एक b, ये दोनों 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। अगर हम इनको ऐड करना चाहें a प्लस b की फॉर्म में तो ये कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाती है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से ऐड हो जाता है, सेकंड सेकंड से और थर्ड से। तो हमारे पास a प्लस b जो है वो आ जाता है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 और a3 प्लस b3। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी अगर दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनमें कंपोनेंट वाइज हमारे पास क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3। ये रूल 3D के लिए। इसी तरह से आप इसको 2D पे ला सकते हैं। 2D में आपके पास ये a कंपोनेंट नहीं होगा और बाकी इसी तरह से होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम किसी स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो उसके लिए ये है कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a1 a2 a3 और कोई एक नंबर है स्केलर c, तो फिर हमारे पास जो सी ए होगा वो ये होगा कि ये जो स्केलर नंबर है ये अंदर हर कंपोनेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा CA1 CA2 CA3। तो ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए तो उनमें सिर्फ जो होगा वो मैग्नीट्यूड का फ़र्क होगा, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वहाँ पर एक नंबर c ऐसा ज़रूर होगा कि हमारे पास जो a वेक्टर होगा वो c टाइम्स यानी स्केलर टाइम्स b होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये वेक्टर कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक है 2 - 4 1 और b जो है -6 12 -3 है, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं हैं, तो इन दोनों में से किसी एक में से कोई नंबर कॉमन आएगा तो ये वेक्टर सेम बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं b को लेता हूँ और b में से मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 2 - 4 1, जो वापस किसके इक्वल आ जाता है, a के इक्वल आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, c टाइम्स a के इक्वल है। इसका मतलब है ये a और b आपस में क्या हैं, वो पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल चेक करने के लिए एक और डेफिनेशन भी है जो क्रॉस प्रोडक्ट की है। वो ज़ाहिर है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसके बाद उसको अप्लाई करने के काबिल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए वो है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है,
लेकिन अगर कोई वेक्टर हमें गिवन हो और उसकी डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर बनाना हो तो फिर हम सिंपली क्या करते हैं कि फॉर अ गिवन वेक्टर w द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ w कैन बी गिवन एज जस्ट जो हमारे पास वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड या नॉर्म से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसी को बाजू का डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। कि किसी वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सपोज अगर हमारे पास एक वेक्टर है a, ठीक है, तो a अगर वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक a का मैग्नीट्यूड होगा और एक a की डायरेक्शन होगी। तो a की डायरेक्शन को a कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं और अलग से अगर उसका नाम देना चाहें जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया है u, तो वो भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a कैप निकालना चाहूँ तो a कैप जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, a वेक्टर ओवर a नॉर्म, ठीक है। और अगर इस a कैप का नाम मैं u रख लूँ तो वो बिल्कुल यही फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज w। w हमें एक वेक्टर गिवन है और हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, u हमारे पास किसकी इक्वल है, यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल है, w और w का नाम। तो हम w का नाम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से अभी हमने सीखा है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा √30। जब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, और वो आ जाएगी -5 ओवर √30, 2 ओवर √30, 1 ओवर √30। ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। और इसको आप खुद चेक कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके कि इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपके पास वो आएगा 1, ठीक है। तो ये थे बेसिक अरिथमेटिक जो आपको वेक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक हैं वो हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इंशाल्लाह उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।